तो हम बात कर रहे हैं नए अतिथि गृहों की सौगात। दरअसल लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। 4 जगह बनेंगे यूपी के नए अतिथि गृह। आपको बता दें, प्रयागराज, अयोध्या, बेंगलुरु और दिल्ली में ये अतिथि गृह बनेंगे। सुरक्षा व सुविधा के मानक के हिसाब से ये अतिथि गृह बनेंगे। बेहतर व्यवस्था के लिए लेंगे फीडबैक। विशेषज्ञ सेवा आउटसोर्स कार्मिकों का हो पुलिस वेरिफिकेशन। तो सीएम की तरफ से ये बातें कही गई। अतिथि गृहों में तैनात कार्मिकों का कार्य प्रदर्शन भी, उनकी ग्रेडिंग भी देखी जाएगी, उसी अनुरूप पद स्थापना की जाएगी। दूसरे राज्यों से भव्य आ रहे अतिथियों का भव्य स्वागत हो, इसके मानक को ध्यान में रखते हुए नए वाहन बनाए जाएंगे, माफ कीजिएगा, नए ये आवास बनाए जाएंगे। तो लखनऊ से यह अहम खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। 4 जगह बनेंगी यूपी अतिथि गृह। इसके अलावा कई अन्य घोषणाएं की हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। प्रयागराज, अयोध्या, बेंगलुरु, दिल्ली में अतिथि गृह बनेंगे। सुरक्षा एवं सुविधा के मानक पर बनेंगे ये अतिथि गृह। आपको बता दें, बेहतर व्यवस्था के लिए लेंगे फीडबैक। तो फीडबैक विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। आउटसोर्स कार्मिकों को अतिथि गृहों में तैनात कार्मिकों के कार्य प्रदर्शन की भी समीक्षा होगी, उसी के अनुरूप पद स्थापना होगी। तो सीएम की तरफ से यह ऐलान किया गया है। दूसरे राज्यों से आ रहे अतिथियों का भव्य स्वागत हो, इसके लिए ये नए भवन, नए अतिथि गृह बनाए जाएंगे। सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए बनाए जाएंगे नए अतिथि गृह। नियमित अंतराल पर वाहन चालकों का मेडिकल चेकअप भी किया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए विनय मिश्रा, हमारे प्रयागराज संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री ने 4 अलग अलग जगहों पर अतिथि गृह बनाने की बात की है, उसमें प्रयागराज का भी नाम है। क्या कुछ खास रहने वाला है? क्या अहम अपडेट है? विनय, अनम्यूट करिए अपने आप। कहा जा सकता जी, बिल्कुल। हम आपको ये बता दें जी, आवाज जा रही है मेरी? जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी जी जी, हम आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा ऐलान है, क्योंकि प्रयागराज समेत अयोध्या, बेंगलुरु और दिल्ली में यह बनेगा उत्तर प्रदेश का ये नया अतिथि गृह, जिसमें सुरक्षा व सुविधा के मानक में होंगे अतिथि गृह व सरकारी निवास। अतिथि गृहों में बेहतर व्यवस्था के लिए फील्ड विशेषज्ञों की सेवा आउटसोर्सिंग की भी व्यवस्था और पुलिस वेरिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। जी हाँ विनय, अगर बात की जाए अतिथि गृहों की, तो अब नए अतिथि गृह बनाए जाएंगे। अगर इससे पहले जो अतिथि गृह होंगे प्रयागराज में, उनमें अभी तक क्या ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी क्या? इसी के कारण जो है कि मुख्यमंत्री जो है, जो बाहर के राज्यों से अतिथि आएंगे, उनकी व्यवस्था के लिए बड़ा कदम उठाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और हम आपको बता दें कि इन अतिथि गृहों में जो यहाँ पे चालक होंगे, वाहन के चालक होंगे, उनका भी जो है मेडिकल चेकअप बाकायदा कराया जाएगा। और उस जो है मानक के अनुरूप जो है अतिथि गृहों में सारी सुविधाएं संपूर्ण होंगी। जी हाँ विनय, अगर बात की जाए प्रयागराज की, तो प्रयागराज काफी अहम माना जाता है। जिस तरीके से लगातार प्रयागराज एक आस्था का केंद्र भी है, गंगा यमुना की त्रिवेणी जैसी महत्वपूर्ण जगह प्रयागराज में है। ऐसे में तमाम अतिथियों का आना जाना लगा रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए ये अतिथि गृह बनना निश्चित रूप से प्रयागराज के लिए एक अच्छा कदम है। जी बिल्कुल, एक प्रयागराज के लिए एक गौरव की बात है
कि आखिर मुख्यमंत्री का जो बराबर जो है ध्यान प्रयागराज पे आकर्षित है, और यहाँ पे जो है एक अतिथि गृह बनाए जाने पे लोगों में जो है खुशी भी है कि जो है ये अतिथि गृह जो बनाया जाएगा, बाहर से जो राज्य से आएंगे अतिथि उनके स्वागत सत्कार के लिए ये अतिथि गृह बनाया जाएगा, और ये संपूर्ण सुविधाओं और मानकों को ध्यान में रखकर ये अतिथि गृह बनाए जाएंगे। जी हाँ विनय, अगर बात की जाए इन अतिथि गृहों की सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिहाज से भी कुछ कदम उठाए गए हैं कि इन जो ये अतिथि गृह होंगे, विशेष अतिथि इनमें आएंगे, उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत कई अहम कदम उठाए जाने होंगे, उनको लेकर भी किसी तरीके की खबर आ रही है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अतिथि गृहों में जो तैनात कार्मिकों को जो है कार्य प्रदर्शन की जो फीडबैक होगा उसको जो अनुरूप वे पदस्थापन करेंगे, और इन राज्यों से जो बाहर के राज्यों से आ रहे हैं अति विशिष्ट अतिथियों को जो है प्रदेश में उनका भव्य स्वागत व सुरक्षा मानकों को जो है ध्यान में रखकर ये बनाया जाएगा। जी हाँ विनय, एक और अहम सवाल है, जैसा कि देखा जाता है सरकारी भवनों की या तमाम ऐसे सरकारी अतिथि गृह हैं जिनकी देखरेख बन तो करोड़ों की लागत से जाते हैं, लेकिन उचित और सही संरक्षण और देखरेख न होने की वजह से वो बहुत जल्द ही जर्जर स्थिति में हो जाते हैं। ऐसे में इसकी देखरेख और संरक्षण के लिए बनने के बाद जो इसकी देखरेख और संरक्षण होगी उसके लिए भी बेहतर इंतजाम की बातें सामने आ रही हैं क्या? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो नए अतिथि गृह बनाए जा रहे हैं ये विशेषज्ञों की राय जो है लेकर के ये अतिथि गृह बनाए जा रहे हैं, और इसमें जो है सभी सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। और आपने जो ये बात कही है कि जो बन जाते हैं सरकारी भवन वो जर्जर हो जाते हैं, बहुत जल्द ही जर्जर हो जाते हैं, तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ये जो नए अतिथि गृह बनाए जा रहे हैं इन सभी मानकों को के अनुरूप बनाए जाएंगे। जी हाँ विनय, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 4 जगहों पर ये अतिथि गृह बनाए जाएंगे, इनमें अयोध्या, प्रयागराज, बेंगलुरु और दिल्ली में ये अतिथि गृह बनेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के अतिथि गृह होंगे। आपको बता दें सुरक्षा एवं सुविधा के मानक के हिसाब से ये अतिथि गृह बनाए जाएंगे। अलग अलग राज्यों से और विशेष अतिथियों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उनका भव्य स्वागत किया जा सके इन अतिथि गृहों में, इसको ध्यान में रखते हुए 4 ये भव्य अतिथि गृह बनाए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से ये घोषणा की गई है। आपको बता दें अयोध्या, बेंगलुरु, दिल्ली में ये अतिथि गृह बनाए जाएंगे। तमाम वो मानक को ध्यान में रखते हुए ये अतिथि गृह बनाए जाएंगे जिससे इनमें ठहरने वाले अतिथियों को किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो। तो निश्चित रूप से यह बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये घोषणा की गई है। 4 जगहों पर उत्तर प्रदेश के अतिथि गृह बनाए जाएंगे। दिल्ली, अयोध्या, प्रयागराज और बेंगलुरु में जिस तरीके से अयोध्या पर्यटन का एक हब बन रहा है, ऐसे में प्रयागराज और अयोध्या में निश्चित रूप से इन अतिथि गृहों का बनना वहां के लोगों और खासकर उन अतिथियों के लिए महत्वपूर्ण है जो यहां आने वाले भविष्य में आएंगे। तो अब हम बात करेंगे भगोड़ा घोषित साहिस्ता की। दरअसल प्रयागराज से ये खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अतीक अहमद की पत्नी साहिस्ता भगोड़ा घोषित हुई है। घर पर यूपी पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। धूमनगंज थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही साहिस्ता फरार चल रही है, जिन पर इनाम भी पहले से इनाम घोषित है। आपको बता दें 50,000 का इनाम साहिस्ता पर पहले से घोषित है, लेकिन अब भगोड़ा घोषित होने के बाद 1 लाख रुपए इनाम राशि करने की ओर बढ़ रही है पुलिस। आपको बता दें इनामी राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की कवायद चल रही है। तो प्रयागराज से यह खबर, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही साहिस्ता फरार चल रही है। आपको बता दें माफिया अतीक अहमद की पत्नी है साहिस्ता, जिसको भगोड़ा घोषित किया, प्रशासन ने भगोड़ा घोषित किया है। आपको बता दें ढोल और डुगडुगी बजाकर उसके घर पर नोटिस चस्पा किया गया और साहिस्ता को भगोड़ा घोषित किया गया। धूमनगंज थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें अशरफ की पत्नी जैनब
भी भगोड़ा घोषित है, वो भी अभी तक उसका पता नहीं है। विनय मिश्रा हमारे संवाददाता प्रयागराज से इसी खबर पर जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, विनय मिश्रा संवाददाता प्रयागराज इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, अगर बात की जाए शाइस्ता की, तो शाइस्ता पर इनामी राशि भी बढ़ाई गई है, साथ ही उसको भगोड़ा भी घोषित किया गया है। क्या अहम अपडेट है अब तक आपके पास? जी बिल्कुल, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित कर दिया है। बाकायदा ढोल नगाड़े के साथ जो है अनाउंसमेंट किया गया है और ये पब्लिक में के बीच में पुलिस का ये बड़ा मैसेज ये माना जा रहा है कि इनको जो है भगोड़ा घोषित किया गया है। ये जो है शाइस्ता के सरेंडर न करने पर यह कुर्की की भी कार्रवाई की जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही ये शाइस्ता फरार चल रही हैं और उन पर 50,000 का इनाम जो है घोषित है, लेकिन पुलिस द्वारा जो है 50,000 का जो इनाम है इसको बढ़ाने की जो है कयावत भी तेज हो रही है, क्योंकि इसको बढ़ा के 1 लाख भी कर दिया जाएगा। जी हाँ विनय, अगर बात की जाए, प्रशासन का यह भी कहना है कि अगर जल्द ही शाइस्ता ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया तो घर की कुर्की की जाएगी। ऐसे में क्या लगता है, शाइस्ता का सरेंडर हो सकता है किसी तरीके की आसपास वहां सुगबुगाहट? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता फरार चल रही हैं और इनका कोई अता पता और कोई सुराग नहीं लगा, जिस पर प्रशासन की पैनी नजर शुरू से ही इन पर बनी हुई है। और हम आपको बता दें कि जो है धूमनगंज पुलिस ने बाकायदे ढोल नगाड़े के साथ जो है वहां पे इनके घर पे जो है नोटिस छपा किया है और एक मैसेज दिया है कि अगर नहीं आती हैं इनको जो है घर को कुर्क किया जाएगा। जी हाँ विनय, अगर बात की जाए अशरफ की पत्नी जैनब की, तो अशरफ की पत्नी जैनब को भी भगोड़ा घोषित करने की बात कही जा रही थी। साथ ही उसकी अतीक की जो बहन आयशा है उसकी भी वो भी लापता है, उसको भी भगोड़ा घोषित करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन फिलहाल अभी शाइस्ता को ही भगोड़ा घोषित किया गया है। बाकी जैनब और आयशा पर अभी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी हम आपको बता दें कि पुलिस की जो है नजर इन दोनों पे, शाइस्ता और जैनब पर भी बनी हुई है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से सभी महिलाएं जो है फरार हैं और इन पर जो है पुलिस की नजर भी बनी हुई है और हो सकता है इन पर भी कुछ न कुछ पुलिस का जबरदस्त एक्शन हो सकता है। जी विनय, अगर बात की जाए शाइस्ता की, तो अतीक अहमद के मारे जाने के बाद शाइस्ता लगातार ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही थी कि जल्द ही शाइस्ता पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती है, लेकिन अभी तक शाइस्ता ने सरेंडर नहीं किया। बाद में कई ऐसी भी खबरें आई कि शाइस्ता अब अतीक के बाद अपने नेटवर्क को संभाल रही है, लेकिन अब ये भगोड़ा घोषित होने के बाद शाइस्ता की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और उसको सरेंडर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये पुलिस द्वारा जो इनको भगोड़ा घोषित किया गया है इसके बाद इनकी मुश्किलें जो है बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड से ही ये फरार चल रही हैं और अभी तक इनका कोई हता पता नहीं चल रहा है। लेकिन पुलिस के जो सूत्र हैं इन पर जो है जो पुलिस का नेटवर्क है इनके बराबर लगा हुआ है। और जो एक अफवाह चल रही थी कि अतीक अहमद का जो है पूरा ये जो कुनबा है, ये माफिया का पूरा जो धन है जो बनाया था 2 नंबर के पैसे, वो कहीं ना कहीं इनको संभालने की भी ये अफवाह चल रही थी कि जो है शाइस्ता द्वारा इस पूरा ये संभाला है। लेकिन जो है पुलिस द्वारा जो ये कुर्की की जो है नोटिस छपा हुई है, इस पर कहीं ना कहीं जो है हो सकता है सरेंडर कोर्ट भी कर सकती हैं। जी विनय, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरीके से अतीक की तमाम प्रॉपर्टी या तो जमींदोज कर दी गई, तमाम बिल्डिंगें, तमाम उनकी जो ऐसी प्रॉपर्टी थी या तो प्रशासन ने सीज की उनको। अब बताया जा रहा है कि अगर शाइस्ता ने सरेंडर नहीं किया तो आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। तो और किन किन प्रॉपर्टियों पर प्रशासन के किसी अधिकारी से आपका संपर्क हुआ, और आगे किन किन प्रॉपर्टियों पर कार्रवाई हो सकती है अगर शाइस्ता सरेंडर नहीं करती है तो? जी हम आपको बता दें कि अगर ये सरेंडर नहीं करती तो जो और भी प्रॉपर्टियां हैं, अभी जो प्रयागराज समेत कई शहरों में इनके जो अवैध प्रॉपर्टियां हैं उन पर पुलिस की जो है नजर बनी हुई है और उन पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि जो ये इनकी कुर्की की जो कार्रवाई की जो नोटिस छपा की गई है, पुलिस ने बाकायदा ढोल नगाड़े के साथ जो है वहां एक मैसेज देने की कोशिश की है। तो इनके जो अवैध और प्रॉपर्टियां हैं उन पर भी पुलिस प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। जी हाँ विनय, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, शाइस्ता को भगोड़ा घोषित किया गया, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए इनामी राशि की जाने की तैयारी की जा रही है।
प्रयागराज से ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। धूमनगंज थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फिर आत्महत्या और इंसाफ कब। दरअसल बरेली में 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। छात्रा ने आत्महत्या इसलिए कर ली है क्योंकि उसको एक युवक सोशल मीडिया साइट पर लगातार परेशान कर रहा था। छात्रा को अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर वायरल करने के नाम पर 2 लाख रुपए और गहने ठग लिए। जब इस बात की इंतहा हो गई तब छात्रा ने स्कूल ही जाना बंद कर दिया। मृतका के परिजनों ने बताया कि 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था। इस कारण से परेशान होकर छात्रा ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी। छात्रा की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। युवक फोन और मैसेज कर आए दिन छात्रा को तंग करता था। तंग करने के लिए वो अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल भी करता था। छात्रा की मौत के बाद अब परिजनों ने युवक के खिलाफ 306 और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और उसे लड़के परेशान करते थे। कुछ ज्वेलरी उसकी मांगी, कुछ पैसे नकदी भी मांगते थे। इस वजह को लेकर उसने अपने सुसाइड कर लिया। कल उसका पता चला नाम का, तो कुछ अनुज यादव करके नाम आ रहा था। ये नाम सुनते ही लड़की कमरे में गई, उसने फांसी लगाई। अच्छा, तो क्या वो मैसेज करते थे? क्या कोई जी, असली व्हाट्सएप फोटो वगैरह बना ली थी क्या? वो पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता। वो इस बात को कहते थे कि मैं ये तेरे फ़ोटो वायरल कर दूंगा। और इससे वो डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसने हमें भी कुछ नहीं बताया और चुपचाप डर से सुसाइड कर लिया। उससे बच्ची से कुछ पैसे भी ऐंठ लिए थे? हाँ, पैसे भी कुछ हटे थे। थाना आमला के ग्राम बिलौरी के संजय सिंह द्वारा सूचना दी गई कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री ने फांसी लगा ली है। मौके पे सूचना पर हम पुलिस पहुंची थी। मौका मुआयना किया गया। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। इसी सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। विवेक, अगर बात की जाए इस छात्रा की आत्महत्या की, तो किन हालात, कैसे हालात वो बने जिससे इस छात्रा ने आत्महत्या की? लगातार जब ऐसी घटना ये लगातार हो रही थी, छात्रा को परेशान किया जा रहा था, पुलिस प्रशासन के पास परिवार गया या नहीं गया? क्या अहम अपडेट है आपके पास? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। विवेक, अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, आपकी वॉइस मेरे पास तक नहीं आई थी, एक बार फिर से रिपीट कर। विवेक, मेरा सवाल यह है, जिस तरीके से 16 साल की इस छात्रा ने आत्महत्या की है, किन हालातों में इस छात्रा ने आत्महत्या की है? और परिवार को जब मालूम था कि ये छात्र, ये सोहदा इतने दिन से परेशान कर रहा था इस बालिका को, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की मदद परिवार ने नहीं ली क्या? जी, पूरा मामला ऐसा है कि ये छात्रा को लगभग काफी समय से लड़का परेशान कर रहा था। चूंकि अज्ञात लड़का है, ये जानकारी उसने शनिवार को, जो जिस दिन उसने फांसी लगाई है छात्रा ने, उसी दिन अपनी माँ को ये पूरी जानकारी दी है। उस जानकारी के तुरंत बाद वो 2 दिन से उसने खाना भी नहीं खाया था। नहीं, खाना खाने के बाद अकेले कमरे में जाके उसने फांसी की घटना को अंजाम दिया। जब फांसी उसने लगा ली, उसके बाद ही पुलिस को ये सूचना दी गई उनके परिजनों के द्वारा। विवेक, अगर बात की जाए परिजनों की, किसी से आपकी संपर्क, किसी से आपका वास्ता उनसे हुआ है, संपर्क हुआ है कि जब छात्रा लगातार इतने समय से परेशान थी, 2 लाख रुपए बताए जा रहे हैं परिवार की तरफ से उस छात्रा से ठगे गए, ज्वेलरी भी ठगी गई, इस छात्रा के पास 2 लाख रुपए कहां से आए, ज्वेलरी कहां से आई, परिवार को भनक कैसे नहीं लगी? इतनी बड़ी वारदात तो इतने टाइम से ये घटना हो रही थी।
बिल्कुल इस पे सवाल कहीं ना कहीं उतने लाजमी होते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में परिजनों का कहना है कि लड़की काफी, जो छात्रा थी, काफी समय से उखड़ी उखड़ी सी रहती थी घर में, किसी से बात नहीं करती थी, विद्यालय भी उसने जाना, स्कूल भी उसने जाना बंद कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं पैसे और ज्वेलरी को लेकर जो बात सामने आई है, वो उसकी माँ को उसने उसी दिन सूचना दी है कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हो गई। अब इसमें क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, ये परिवार के लोग ही जानते होंगे सच्चाई। विवेक, अगर बात की जाए, छात्रा थी ये बालिका, जिस तरीके से उसके स्कूल से किसी तरीके से संपर्क करने की कोशिश की गई, वहाँ के लोगों को शायद इसने अपने दोस्तों को, अपने सहेलियों को इस घटना के बारे में बताया, किसी को पहले से इस घटना का अंदेशा नहीं था। जब छात्रा ने आत्महत्या कर ली तब जाके ये घटना सबके संज्ञान में आई। का अपना एक कहना होता है कि इसमें विद्यालय की कहीं ना कहीं बदनामी होती है। हम लोगों ने संपर्क तो साधने की कोशिश की वहां पे, लेकिन किसी ने हमसे वहां पे बात करने नहीं दिया। उस विद्यालय में एक मिशनरी विद्यालय है यहाँ पर, यहीं की वो छात्रा थी। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच करके पूरी मामले को तह तक जाएगी। इसमें सर्विलांस टीम भी लगा दी गई है, कई इनपुट पुलिस अपने तरीके से देख रही है, और देखने वाली बात हो कि क्या आखिर में निकल के आता है। विवेक, एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये जो लड़का था, जो सोहदा था, जो इसको परेशान कर रहा था, वो आखिर कौन है? कोई छात्र था या कोई बाहर का ये व्यक्ति था जो इसको परेशान कर रहा था? अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है क्या? जी, अभी तक पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन परिजनों का कहना है कि ट्रू कॉलर पर जब उसका नंबर खंगाला गया, उसका नंबर जब देखा गया तो उसमें एक छात्र का, लड़के का नाम तो सामने आ रहा है, लेकिन अभी ये कहना अनुज यादव नाम का एक नाम आ रहा है, लेकिन अब पता नहीं क्या है, वो अनुज है या कुछ और है, ये तो पुलिस जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा, इस जांच के बाद। विवेक, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, 16 साल की छात्रा जिसने फांसी को चुना, लगातार सौदा परेशान कर रहा था, 2 लाख रुपए और ज्वेलरी, बताया जा रहा है कि उससे इस सोहदे ने ऐंठ लिया। अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी लगातार दी जा रही थी। ऐसे में परेशान छात्रा ने फांसी लगा ली। अब बात करेंगे अगली खबर की। गाजियाबाद से अगली खबर है। डेंगू का कहर जारी है गाजियाबाद में। पिछले 24 घंटे में 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग में 1012 घरों में डेंगू के लार्वे को चेक किया है। 21 घरों में मिला है एडीज मच्छर का लार्वा। तो गाजियाबाद से इस वक्त की अहम खबर। गाजियाबाद में डेंगू के मरीजों की संख्या 50 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 4 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 1012 घरों में ये जांच पड़ताल की है, जिसमें 21 घरों में एडीज मच्छर का लार्वा मिला है। पिछले 24 घंटे में 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अगली खबर बांदा से। पुरानी वैरिक का छज्जा गिरने से पुलिसकर्मी की मौत हुई है। मौत से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, पूरा पुलिस महकमा गमगीन नजर आ रहा है। घटना की सूचना पर एसपी अंकुर अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे हैं। जेसीबी मशीनें बुलाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। मृतक कांस्टेबल कानपुर देहात का रहने वाला था, ऐसा बताया जा रहा है। तो बांदा से यह अहम खबर। नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस लाइन परिसर का है यह पूरा मामला। जेसीबी मशीन बुलाकर रेस्क्यू किया गया है। बांदा पुलिस लाइन में 7-8 की रात को लगभग 1-1:15 बजे एक पुरानी बिल्डिंग, जिसका आधा हिस्सा मीटिंग हॉल के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसके आधे हिस्से में जो ओपन वेरांडा था वो रात को कुछ उसका हिस्सा गिर गया। उसमें हमारे एक जवान कांस्टेबल सोमेलाल यादव वहाँ हाथ सो रहे थे। यहाँ पर पुलिस लाइन से एक पुलिसकर्मी को गंभीर अवस्था में लाया गया था। उनका एग्जामिनेशन करने पर उन्हें मृत पाया गया। उनके शव को मॉर्चरी में रखवा दिया गया पोस्टमार्टम। के साथ जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने बताया है कि बैरक गिरने की वजह से उनको चोट लगी थी, उसके बाद उन्हें यहाँ लाया गया। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।